हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स किस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो हमने स्टूडेंट्स से बातें की और उनसे कुछ क्वेरीज हमारे सामने आई। तो उन सारी क्वेरीज का आज के इस वीडियो में हम जो रिजॉल्व करेंगे और देखने की कोशिश करते हैं किस तरह से प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, क्या क्या उनके क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह के चैलेंजेस वो देखते हैं अपने सामने, और एक सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए उनको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे वो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे। इन सारी बातों को लेकर के हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। जी बिल्कुल सर। यकीनन बहुत सारी क्वेरीज होती हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आरपीएससी क्लियर करना बड़ा मुश्किल सा टास्क बन गया है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसकी वजह से। हालांकि अगर बात करते हैं इंग्लिश मीडियम की, तो सबसे पहला सवाल जो बच्चों को आता है दैट इज़ कि एक्चुअली इंग्लिश मीडियम का कोई स्कोप भी है या नहीं, क्योंकि ये कंसर्न रेज होता है। जैसे यूपीएससी की या सिविल सर्विसेज की बात करें सेंटर लेवल पर, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न है। वैसे ही अगर आरपीएससी में स्टेट लेवल पर बात करें तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न है कि रेट ऑफ सिलेक्शन कैसा है, क्या हमारे लिए कोई स्कोप है। तो इस पर आप क्या गाइड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैम देखिए, भले ही रेट ऑफ सिलेक्शन कम हो सकता है लेकिन रेशो बहुत ज़्यादा है। यानी इसका मतलब ये है कि वो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के कम होते हैं तो सिलेक्शन भी उसी रेट के हिसाब से होगा। लेकिन हम रेशो के हिसाब से बात करें तो जितने लोगों का सिलेक्शन होता है मैक्सिमम उनमें से भले इंग्लिश मीडियम के कम हो सकते हैं, लेकिन जितने लोग ज्वाइन करते हैं या जितने लोग उसमें बैठते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, वो सारे के सारे लगभग सिलेक्शन ले जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि इंग्लिश मीडियम के लोग जो है ना वो थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने शुरुआती दौर में चैलेंजेस बहुत सारे फेस करते हैं। सिलेक्शन की जैसे हम बात करें, अभी जो आरएस 2021 वाला जो एग्जाम हुआ उसमें टॉप 10 रैंक्स की बात करें तो शायद 6-7 रैंक जो ऐसी थी जो इंग्लिश मीडियम होल्डर्स थे। तो यानी इंग्लिश मीडियम वालों के लगातार अगला फर्स्ट रैंक की बात करते हैं तो 2016, 18, 21 ये सारी रैंक्स है ना फर्स्ट रैंक के हमेशा इंग्लिश मीडियम वालों के हाथ में आई। तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते इंग्लिश मीडियम वालों का स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत सारा है, लेकिन प्रॉब्लम उनके सामने बहुत सारी है। जी बिल्कुल सर। प्रॉब्लम रेज हो जाती हैं कंटेंट को लेकर या फिर सीरीज़ को लेकर, टेस्ट सीरीज़ को लेकर। जिस तरह से हम देखें कि अभी हमारे पास आपने कहा कि रेट ऑफ सिलेक्शन या रेशो ऑफ सिलेक्शन जो है वो वहाँ तक पहुँच रहा है। अगर टॉपर्स में देखा जाए कि अगर उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, यकीनन ज़्यादा है, लेकिन क्या स्ट्रगल की अगर बात करें तो वो इक्वल है, या उनके लिए अगर हम कहें कि वो तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो क्या इंग्लिश मीडियम उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, या फिर उनको शिफ्ट करना चाहिए या हिंदी मीडियम की तरफ जाना चाहिए? मैम मेरा ये मानना है कि जो जिसका मीडियम शुरुआत से रहा उसको उसी मीडियम में रहना चाहिए। अब हम जिसमें ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्चुअली हमें वही आउट करना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में रहें, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में रहें। ये चेंज करना एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। रीज़न क्या है कि हम जैसे पहले सोचते हैं फिर लिखते हैं। अब जो हिंदी मीडियम वाला है ना वो हिंदी में सोचेगा और हिंदी में लिखेगा। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में ही सोचता है और इंग्लिश में ही लिखता है। अगर हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे या इंग्लिश से हिंदी में आएंगे तो प्रॉब्लम दोनों के सामने आ सकती है। तो करना क्या चाहिए हमें, आप जिस मीडियम में उसमें रहें, लेकिन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो हिंदी वाले नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली आरपीएससी के हिसाब से बात करें आरएएस में, वो इंग्लिश वाले ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम सबसे पहले तो कंटेंट को लेकर है, उसके बाद फिर बुक्स को लेकर है, और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज और टीचर्स को लेकर है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कोई वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? जी सर बिल्कुल। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कंसर्न बच्चों का मेन ये रेज होता है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसका कंटेंट इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है, इट इज़ सो वाइड स्प्रेड कि उस चीज़ को कंटेम्पलेट करने में, इंटीग्रेट करने में ही उनका इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो फॉर दैट वन स्टॉप सोल्यूशन तो बिल्कुल होना चाहिए, जिससे कि वो इधर उधर भटके नहीं, एक ही जगह पर जाकर उनको सारे सब्जेक्ट्स भी मिल जाएं, सारी जो कंटेंट है वो भी मिल जाए, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाए, रिलायबल सोर्सेज भी मिल जाएं। क्योंकि रिलायबल सोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ऑथेंटिक कितना है, रिलायबल कितना है, इस चीज़ के कंसर्न में हम बहुत सारी चीज़ों पर जो अवेलेबल हैं उन पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ड्यू टू दैट वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए। और फॉर दैट वन स्टॉप सोल्यूशन आई वुड सी कि जैसे अभी अगर उत्कर्ष का इनिशिएटिव देखा जाए तो उत्कर्ष के इनिशिएटिव में जो आरएएस इंग्लिश मीडियम का चैनल लॉन्च किया गया है, दैट हैज़ कम अप विद सच अ ग्रेट सोल्यूशन की एक प्रॉपर सर्टिफाइड टीम है
जो कि बहुत अच्छी एक्सपीरियंस टीम है, जो स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम के कंटेंट को रेडी कर रही है, उसको प्रेजेंट कर रही है, उसके लिए नए टेस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, और चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो, दोनों ही कंसर्न्स को बहुत अच्छे से वहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के वन स्टॉप सॉल्यूशंस नो डाउट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं, जहाँ पर कि ये हम समझ सकें कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज में टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जैसे अगर वन स्टॉप सोल्यूशन मिल भी जाता है तो स्टूडेंट्स को एक चीज़ का कंसर्न बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मेंस की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो इनमें पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए सेल्फ स्टडी की बात आती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। क्लासेस तो उनको मिल जाएंगी नो डाउट, कंटेंट भी उनको एक सर्टिफाइड मिल जाएगा, लेकिन जब वो सेल्फ स्टडी पर जाते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस में किस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक करंट अफेयर्स, साइंस, टेक, एथिक्स, हिंदी का जो मेजर बड़ा सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, इनको कैसे एड्रेस किया जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिर भी बाकी रह जाती है बच्चों के लिए। मैम मेरा ये कहना है इसमें कि जैसे आप 3 तरह से हम बांटते हैं, इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू 3 तरह से लेके चलते हैं। इंग्लिश वाले हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते। अब पढ़ना दोनों को दोनों मीडियम पड़ेगा। जैसे इंग्लिश वालों के लिए हिंदी 120 नंबर की आने वाली है मेंस में, और इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश आने वाली है 80 नंबर की मेंस में। तो यानी अगर हिंदी वाले इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो 80 नंबर वाला वो गंवा देंगे, और अगर इंग्लिश वाले हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो 120 नंबर का उनको लॉस होने वाला है। प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी इनमें क्या कि जैसे हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखने में उतनी गलतियां नहीं करते, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए हिंदी लिखना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए उनको लिखना है डेजर्टिफिकेशन। अब इसको तो वो लिख सकते हैं, लेकिन डेजर्टिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं वो उनको नहीं पता होता। अब ये मरुस्थलीकरण अगर वो लिख भी देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गलतियां करेंगे लिखने में। तो हमें क्या करना है कि हमें एक पूरी तरह से इंग्लिश या पूरी तरह से हिंदी पर फोकस नहीं करना है, हमें एक साथ दोनों लेके चलने पड़ेंगे। 120 नंबर मेंस में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वो है स्कोर, तो ऐसी कंडीशन में हिंदी भी हमें पढ़नी है। करना इसके लिए क्या होगा, जैसे राजस्थान में जितने भी न्यूज़पेपर्स चलते हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, ये 2 तरह से आपको हेल्प करेंगे। पहला तो हेल्प करेंगे ये कि आपको जो राजस्थान की जो आपको खबरें चाहिए, एक्चुअली जो न्यूज़ चाहिए, जो आपके प्री मेंस दोनों में काम आने वाली हैं, यानी राजस्थान की कल्चर को लेकर हो सकती हैं, ज्योग्राफी को लेकर हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर हो सकते हैं, राजस्थान की पॉलिटी को लेकर हो सकती हैं, तो वो आपको वहाँ से अपडेट होंगे। और दूसरा फायदा उसका क्या होगा कि जो उसका एडिटोरियल्स हैं वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो उसमें आपका जो हिंदी वाला पार्ट है वो भी तैयार हो रहा है। हिंदी या कोई भी लैंग्वेज हो ना, या इंग्लिश, वो रातों रात तैयार नहीं हो सकते, हमें उसका पूरा बेस बनाना पड़ता है। उसमें प्रॉपर वर्ड्सिंग आना चाहिए, उनका वोकैब अच्छा होना चाहिए, उसकी सेंटेंस फॉर्मिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो वो तब होती है जब हम पढ़ते हैं। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम फेस करेंगे फिर मेंस में। बिल्कुल सही बात सर, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज ये सोचें कि 3 दिन में 4 दिन में बैठकर हम सब्जेक्ट की तरह पढ़ लें और तैयारी कर लें, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो कंटिन्यूसली, जैसा कि सर आपको बता रहे हैं, आपको कंटिन्यूस उसमें जुड़े रहना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से, चाहे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, चाहे डिफरेंट सोर्सेज के माध्यम से, कि आप लैंग्वेज को, अपनी वोकैब को इम्प्रूव करते रहें डेली बेसिस पर विदाउट गिविंग इट अ ब्रेक। एक मैम जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो यूपीएससी की तरफ ज़्यादा जाना कोशिश करते हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि उनको कंटेंट नहीं मिलता। अब क्या करते हैं कि वो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, इवन साइंस भी, तो इनका तो कंटेंट इंग्लिश में यूपीएससी वाला मिल जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो कुछ में, जैसे मेंस वाले ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्री में भी राजस्थान वाला पूरा पार्ट है, उसके लिए फिर वो क्या करें? सर जैसे देखें कि यूपीएससी का कंटेंट जो है, एक हैबिट बन गई है कि हम उस पर रिलाई ज़्यादा करने लगे हैं, है ना। रिलाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास सोर्सेज नहीं हैं अवेलेबल। अब वो सोर्सेज अवेलेबल नहीं होने की वजह से हमने रिलाई तो कर लिया, बट द फैक्ट इज जो सिलेबस है और जो अप्रोच है एग्जाम की, है ना, सिलेबस तो फिर भी चाहे अगर एक पॉइंट के लिए सेम हो भी सकता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, चाहे अगर आप बेसिक इंडियन जीके के सब्जेक्ट्स को देखें तो सेम भी हो सकता है, लेकिन जो अप्रोच होती है एग्जाम की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ये चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं एज अ स्टूडेंट, और ये दिक्कत यहाँ हमें इस चीज़ की आने लगती है कि हमने रिलाई तो कर दिया उन पर, लेकिन वो कंटेंट हमारे उतना काम नहीं आ रहा, हमने अपना टाइम बहुत ज़्यादा उस पर डिवोट कर दिया है। रीज़न बीइंग कि वहाँ पर बहुत कंसेप्चुअल अप्रोच है या थोड़ी कंसेप्ट
कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल अप्रोच है। इस अप्रोच को जब हम नहीं समझ रहे हैं और उस अप्रोच के अकॉर्डिंग कंटेंट को रिलाई नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ फिर क्या एक ऐसा मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। और जब ये कंडीशन में आते हैं बच्चे, तो ये लगता है कि यार यूपीएससी का इतना सारा पढ़ा है, तो इससे अच्छा यूपीएससी ही कर लेते हैं, या आरपीएससी तो हमें समझ में नहीं आ रही, ना तो इंग्लिश मीडियम का कोई सामान हमें मिल रहा है, ऊपर से ना ही हमें कोई अच्छी गाइडेंस मिल पा रही है। इस वजह से यूपीएससी की तरफ शिफ्ट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखी जाती है कि फिर वहाँ रेट ऑफ सिलेक्शन वहाँ भी बहुत कम हो जाएगा आपका। रीज़न बीइंग कि आपको बहुत नए तरीके से उसमें शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नए अप्रोच के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। ये मिसकंसेप्शन बन चुका है कि चलो आरपीएससी में यहाँ पर ये सारी इंडियन जीके के सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं, इसी को यूटिलाइज करके यूपीएससी में बैठ जाते हैं। लेकिन एग्जाम के अप्रोच को अगर जो उसका डिफरेंस है वो देखें तो ऐसा नहीं हो पाता। तो इस कारण हम दो नाव पर पैर पसार कर बैठे हैं और कहीं पर भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन हम अपने आप पर दे देते हैं। यूनिडायरेक्शनल होकर चलना, सिंगल मीडियम को लें, सिंगल एग्ज़ाम को लें और पूरी तरह से अपने आप को उसमें डेडिकेट करें, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए। मैम जैसे इंग्लिश मीडियम वालों का जो स्ट्रगल है ना, वो उस दिन से स्टार्ट हो गया जिस दिन उन्होंने आरएएस बनने के लिए सोचा। पहले तो कंटेंट इकट्ठा करना है, फिर सही कोचिंग तक पहुंचना है, फिर उसके अलावा उनको टीचर्स तक पहुंचना है, फिर टेस्ट सीरीज तक पहुंचना है। इन सब में उनका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होता है। जैसे मैं बात कर रहा था, स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि उनको आरपीएससी की जो आरबीएससी की जो बुक्स हैं या एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब उसमें आरएएस का जो सिलेबस है और जो एनसीईआरटी की मान लीजिए कोई बुक है, उसका मैक्सिमम 20-30% मिलता है, उसके ऊपर उनको नहीं मिलता। तो फिर उनको ऑप्ट करना पड़ता है, या तो इंग्लिश से हिंदी की तरफ चले जाते हैं वो परेशान होकर के, या यूपीएससी की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी उनके सामने हो गई है। अब वो कंटेंट कहाँ से लेकर के आए? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कंटेंट की जो रिलायबिलिटी है यूपीएससी का कंटेंट पर ना शिफ्ट होकर हम ये देखें कि हमारे पास जो आरपीएससी के वन स्टॉप सॉल्यूशंस हैं, आरपीएससी के लिए जो अवेलेबल कंटेंट है, चाहे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, चाहे वो एग्जाम अप्रोच स्पेसिफिक है, चाहे करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इन कंटेंट्स पर हम रिलाई ज़्यादा करें, इन पर ज़्यादा शिफ्ट करें। और कहाँ से लेकर आने की अगर बात करते हैं हम कि कंटेंट कहाँ से आएगा, तो मेक श्योर कि जैसे अगर उत्कर्ष जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पर आपके लिए उस चीज़ को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप उस चीज़ पर भरोसा रखें, आप वहाँ से जुड़े और वहाँ जो आपके कंसर्न्स हैं उसको रेज करें अच्छे से। मोर इम्पॉर्टेंटली क्या है ना कि एक ऐसी बात दिमाग में बैठ चुकी है कि भाई इंग्लिश का कंटेंट तो नहीं मिलेगा, इसलिए हम कहीं जाकर ये बोलना भी नहीं चाहते कि भाई इंग्लिश का कंटेंट हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमें लगने लगा है कि ये तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, नए इनिशिएटिव्स भी हैं, नए ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, और उन चीज़ों पर हम ज़्यादा रिलाई कर सके ऐसे नए नए वन स्टॉप सॉल्यूशंस भी हैं। स्पेशली अगर हम बात करें उत्कर्ष के नए इनिशिएटिव की, जो आरएस का इंग्लिश का चैनल है ना, तो वहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो मिल भी सकता है। लेकिन अब बात मज़े की ये है कि अगर कंटेंट मिल भी जाता है तो इंग्लिश मीडियम वालों को क्या है, कॉलेज से एक बड़ा मिसकंसेप्शन चलता आ रहा है कि भाई हम तो इंग्लिश में सुंदर सुंदर कुछ भी लिख दें अच्छी सी हैंड राइटिंग में तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। प्रेजेंटेशन अच्छी कर देंगे, सुंदर सुंदर लिख देंगे, तो कैसा भी लिखा जाए, कंटेंट कुछ भी लिख दें हम तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कंटेंट के ना होने की वजह से ये मिसकंसेप्शन पर लोग दौड़ लगाने लगे हैं। तो ये काफ़ी हद तक उन्हें ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं रखना चाहिए। आपका क्या कहना है सर? मैम जैसे यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स है उसमें सिखाया जाता है कि मैक्सिमम लिखो, जितना लिखोगे उतने नंबर आएंगे, यानी वो कॉपी का वेट देख करके नंबर देता है। यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे आरपीएससी जो मेंस में क्वेश्चंस पूछ रही है वो 15, 50 और 100 वर्ड्स के पूछ रही है, तो वहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब कम से कम वर्ड्स में आप ज़्यादा बातें कर सकते हो, तो वो एसेंस उसमें दिखना चाहिए उनका। आपकी अप्रोच इस तरह की हो, उसमें सेंटेंस फॉर्मिंग इस तरह की हो, और वोकेबलरी में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें कि आप उन वर्ड्स के थ्रू ज़्यादा बातें कह सकते हो। तो कम वर्ड्स में ज़्यादा बातें सीखना, ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट हो गया आरपीएससी के हिसाब से। तो जो यूनिवर्सिटी की अप्रोच है वो आरपीएससी के मेंस में नहीं चल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ हम बात करें, मैं प्री मेंस और इंटरव्यू की 3 तरह इसको बांटते हैं। प्री की अगर हम बात करें तो प्री में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या स्पेशल हो सकता है? सर प्री की बात करें तो प्री में जैसे करंट अफेयर्स है, या हम बात करते हैं साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत इजीली प्रॉपर क्रिस्प मैनर में अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से क्या है कि प्रीलिम्स के जो कंटेंट स्पेसिफिक बात होती है, यहाँ हिंदी की तरफ जाना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है।
फिर बच्चों को ये भी लगने लगता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो पेपर मिल रहा है, तो हिंदी के सोर्सेज पढ़ लिए जाएं उसके लिए। तो वहाँ से फिर एक मोड ऑफ लैंग्वेज शिफ्ट होते होते मोड ऑफ मीडियम भी पूरा शिफ्ट होने लग जाता है, जो मेंस में बड़ी दिक्कत करता है, क्योंकि आप बायलिंगुअल पढ़ तो रहे हैं लेकिन लिखने समय तो हमें एक ही लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो उस समय पर ये लैंग्वेज स्पेसिफिक जो फोकस है हमारा शिफ्ट हो जाता है। और प्रीलिम्स में बात करें तो सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच जो है हमारी फैक्ट्स ओरिएंटेड भी हो जाती है, और उस पर क्या है कि पर्टिकुलर चीज़ों को रिसर्च करने लगते हैं हम। जबकि मेंस की बात करें तो हमें इन डेप्थ जाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स में भी जाना पड़ता है, उसके लिए लिखने की काबिलियत भी बिल्ड करनी पड़ती है, एक्सप्रेस उसको कैसे करना है बिल्ड करना पड़ता है। तो दोनों का जो सिनारियो है बड़ा डिफरेंट है, पर हम तैयारी का जो मिक्सचर है वो ऐसा बना देते हैं जिसकी वजह से क्या है, प्रीलिम्स में तो हम अलग ओरिएंटेशन में चल रहे हैं और मेंस में अलग ओरिएंटेशन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुद भी कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस अगर हमें खुद को ही नहीं आएगा कि हम जो लिख रहे हैं, हम जो कह रहे हैं अपनी बेस्ट एबिलिटी पर, कैपेबिलिटी पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो तब तक हम उस चीज़ के लिए अपने आप को कभी भी रेडी एंड फिट तैयार नहीं समझ पाएंगे। मैम मुझे लगता है कि मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि 800 नंबर का मेंस है और मेंस की जो एबिलिटी है वो रातों रात डेवलप नहीं होती। अगर मैं डेली क्वेश्चन लिखना शुरू करूँ तो आज से 1 साल बाद मैं इस बात को मानूंगा कि हाँ अब मेरा राइटिंग स्किल इंप्रूव हुई है। यानी आप कम से कम 350 से 400 क्वेश्चन सारी लैंग्वेजेस के सारे सब्जेक्ट अगर आप लिख दोगे ना, तो फिर आप वहाँ तक पहुँच पाओगे कि आपका ये अब डेवलप हो गया राइटिंग स्किल। अब आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरह से लिख सकते हो। अब जैसे मेंस में क्वेश्चंस का मैं एक टेल एंडर वर्ड्स होते हैं, कमेंट या एलुसिडेट या रेटेड या एवेलुएटेड या प्रीव्यू इट या सजेस्टेड, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टेल एंडर वर्ड्स होते हैं, ये हमें समझना आसान काम नहीं है। यानी आप ये सोचो कि मैं कुछ नहीं लिखूं और जाके मैं उसको सीधा आंसर कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। उसने कमेंट लिखा, उन्होंने एक्सप्लेन लिखा, उन्होंने मान लीजिए रेटेड लिखा, उन्होंने एवेल्युएट लिखा, उन्होंने क्रिटिसाइज लिखा, तो ये जो एक वर्ड है ना, ये पूरा पूरा क्वेश्चन का या आपके आंसर का पूरा मूड चेंज कर देगा, या वो आंसर किस डायरेक्शन में जाएगा वो टेल एंडर वर्ड डिसाइड करेगा। तो इसको समझना बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस के थ्रू आता है। तो जितना प्री जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा मेंस जरूरी है, क्योंकि मेंस आपसे प्रैक्टिस मांगता है। बिल्कुल सर। तो मेंस की आप जैसे बात कर रहे हैं तो एक सवाल और जहन में आता है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, साइकोलॉजी है, पब-एड है, एथिक्स है, बिहेवियर, स्पोर्ट्स, योगा, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हालांकि बहुत ज़्यादा हम कहें कि स्प्रेड आउट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हुए इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, है ना। तो इनको एड्रेस करने के लिए कहीं पर भी हम बेसिक सोर्स की भी बात करें, चलो जीके के लिए जैसे एनसीईआरटीज फिर भी हम एक बेसिक सोर्स मान सकते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए हम एनसीईआरटी देख सकते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए बहुत बेसिक से बेसिक मटेरियल्स की भी एब्सेंस जो है वो देखी जाती है। तो ये वॉइड की वजह से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इनको शुरुआत ही कहाँ से की जाए, कैसे कवर किया जाए। मैम जैसे क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना, वो एनसीईआरटी या यूपीएससी का सोर्स आपको ये बेसिक सब्जेक्ट दे देगा, लेकिन मेंस वाले जो सब्जेक्ट आपने अभी मेंशन किए वो एक्चुअली है ही नहीं। ना तो उसका कंटेंट अवेलेबल है, ना उसकी बुक्स अवेलेबल हैं। यूपीएससी में तो अब यूपीएससी में छांटने ढूंढेंगे, वहाँ सेलेक्टिव बहुत ज़्यादा होना पड़ जाता है। अब स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होता है किसमें सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आरपीएससी का सिलेबस कुछ और है, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कुछ और है, यूपीएससी का सिलेबस कुछ और है, तो वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में आपको टीचर्स पर, फैकल्टीज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वही हैं जो आपके उन सारे के सारे मैटर को निकाल करके यहाँ तक लेके आएंगे। जैसे मैं मान लीजिए पब्लिक एड की बात करूं, तो पब्लिक एड में यूपीएससी का सब्जेक्ट चलता है, उसमें वहां के और आरपीएससी ने जो सब्जेक्ट जीएस में दिया है थर्ड पेपर में, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यानी उनका जो है ना वो मैक्सिमम यहाँ पर 10% काम आ रहा है। अब वो 10% के लिए आपको 100% पढ़ना पड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने फेस करनी पड़ती है उनको। तो इसीलिए यहाँ टीचर्स पे आप थोड़ा सा भरोसा करें और उनके हिसाब से फिर आपको चलना पड़ेगा। आपको हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, उन शॉर्ट नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। हर टॉपिक के आपको क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कशन करना पड़ेगा। ये एक बड़ा है ना जरूरी चीज़ हो गया जो सिलेक्शन के लिए बहुत एसेंशियल है। बिल्कुल सर। तो टीचर्स पर रिलाई करना और जो क्लासेस हैं जहाँ से आप जुड़े हैं, आपका वन स्टॉप सोल्यूशन जो बन रहा है, उन पर ज़्यादा रिलाई करें, भरोसा रखें और जो कंसर्न्स हो उन तक पहुँचाएं ज़रूर, ताकि वो उस चीज़ को केटर भी कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बहुत लंबे समय से ये वॉइड चलता आ रहा है जिसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें प्रयास हमें मिलकर करना रहेगा, तभी जाकर एक सक्सेसफुल रिजल्ट उससे हमें भी और आपको भी मिल पाएगा।
तो वही चीज़ अगर हम बात करें, जैसे कि उत्कर्ष ने अभी हाल ही में आरएस इंग्लिश मीडियम चैनल लॉन्च किया है, जिसमें बाकायदा पूरी सर्टिफाइड टीम रखी गई है इंग्लिश मीडियम के लिए। फैकल्टीज़ के ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम तैयार की गई है जो कि एक एक सब्जेक्ट को सेपरेटली एड्रेस कर रहे हैं। तो ये जो नया इनिशिएटिव है उत्कर्ष का, ये कहाँ तक ये जो कंसर्न्स हैं बच्चों के, इसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा? किस तरह से इसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं? मैम, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स बताते हैं ना, वो ये है कि जैसे जो टीचर्स उनको कहीं मिलते भी हैं, वो जनरली या तो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं या वो हिंदी वाले होते हैं जो इंग्लिश की तरफ स्विच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इससे उनको क्या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, या जो प्रॉपर कंटेंट वो चाहते हैं वो नहीं मिलता। तो एक एक्सपीरियंस फैकल्टी उनके पास हो, और एक ऐसी फैकल्टी हो जो कि प्री मेंस इंटरव्यू के जो सारे फेजेस थे, यूपीएससी वाले, आरपीएससी वाले, आरएस वाले, उनसे गुजर चुके हों, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकते हैं, और एक तरह से बड़े भाई की तरह से, बड़ी बहन की तरह से वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर सकता है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा जरूरी है ना, वो कदम यूपीएससी ने, उत्कर्ष ने उठाया है, क्योंकि वो टीम जो है ना, वो सबसे बड़ा हेल्पफुल साबित होगा किसी भी तरह के लिए। मैं क्या एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मैं मुझे एक बैच मिला था जिसमें 27 स्टूडेंट्स थे, इंग्लिश मीडियम वाले थे, और आज उनका सबका सिलेक्शन हो चुका है। रीजन इसके भी सबसे बड़ा क्या था कि वो एक उस पर लगे रहे। वो बार बार बोलते सर हम मीडियम चेंज कर दें, मैं उनको मना करता था नहीं करना है, जो है उसमें लगे रहे, और फाइनली सिलेक्शन आपका होगा। क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम का रेशो लगातार बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा, वो लगातार बढ़ रहा है, और वो हर एग्जाम के साथ में लगातार बढ़ता भी रहेगा। एक जो मैं और बात करना चाहूंगा, इंग्लिश में इंटरव्यू में बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनको आती है। आरपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हिंदी में पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो हमसे आपका मोड ऑफ मीडियम पूछते हैं, तो हम वहाँ हिंदी इंग्लिश जो भी हमारा मीडियम बता सकते हैं, लेकिन आरपीएससी आपसे आपका मोड या मीडियम नहीं पूछते, वो आप सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, देखें, अगर हिंदी मीडियम है तो बड़ा इजी सा सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपका जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें क्वेश्चन चल रहा है, आप क्वेश्चनर का आंसर कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में पूछा जा रहा है और आप कंफर्टेबल हैं तो वो स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम से आपने उसको इनिशिएट किया है अपने एग्ज़ाम को, तो वहाँ पर ये चीज़ देखी जा सकती है कि जिस माध्यम से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है आप उसमें कंफर्टेबली आंसर कर दें। अगर कोई एक जो बोर्ड का मेंबर है आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है तो फील फ्री कि आप उसको हिंदी में आंसर कर सकें। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कि आपने इंग्लिश मीडियम चूज कर लिया है तो नहीं, ये किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन डालें, हमें तो इंग्लिश में ही आंसर करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बहुत इजीली स्विच कर सकते हैं, बायलिंगुअल रख सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जैसे हम कॉन्वर्सेशन में इस चीज़ को ढाल रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी मिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे या आपके बोर्ड मेंबर्स आपके आंसर्स को नहीं समझ पाएंगे, है ना। मीडियम है ही इसलिए, माध्यम वो है ही इसलिए कि आप बात अपनी जिस भाषा में सबसे बेस्ट तरीके से रख सकते हैं उसका आपको एक ऑप्शन दिया गया है ना। तो वो बात बेस्ट अगर आपसे हिंदी में पूछी जा रही है, आप हिंदी में बेस्ट रख सकते हैं, आप हिंदी में बेस्ट रखें। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा कि आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है हमेशा। आप कंफर्टेबली बायलिंगुअल रखें उसको और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन मोड में रखें। ज़्यादा फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए वो कि आप जबरन उसमें इंग्लिश घुसाना चाह रहे हैं या फिर इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल अपने लेवल पर उसको रख सकते हैं बायलिंगुअल फॉर्मेट में। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ सब्जेक्ट, कुछ वर्ड्स ऐसे सुने होंगे जो हिंदी में इंग्लिश में लगभग कॉमन चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास है या शेड्यूल है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में चलते हैं। अब आप मान लीजिए हिंदी मीडियम है और आप क्लास की जगह कक्षा बोलते हैं तो एक अजीब सा लगता है। शेड्यूल की जगह पे आप सारणी बोलते हैं तो बहुत अजीब लगता है। तो जो वर्ड जिस तरह से घुल मिल गए ना, हमें उस तरह से उनको कंफर्टेबली यूज करना चाहिए। अब इंग्लिश मीडियम से अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हिंदी में आंसर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनसे इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में ही आंसर दें, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को इजी रखने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। तो इसी तरह से जो इंटीग्रेशन है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का, ये सारा एक सिस्टमेटिक तरीके से वन लैंग्वेज का अप्रोच रखते हुए, ऐसा नहीं है कि तैयारी के बीच में प्रीलिम्स पढ़ते पढ़ते लग रहे हैं नहीं मिल रहा हमें कंटेंट, हम परेशान हो रहे हैं, या फिर हमें मेंस में नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स को पर्टिकुलरली कैसे तैयार किया जाए, तो हम हिंदी मीडियम को अप्रोच कर लेते हैं या फिर मीडियम ही शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरह की हमें जो अप्रोचेज़ हैं वो नहीं रखनी है। हम अपनी पर्टिकुलर जो चॉइस है उस पर स्टिक करें।
कॉन्फिडेंट रहें उस पर। कंटेंट की अवेलेबिलिटी है तो उसके लिए उत्कर्ष की बहुत खूबसूरत सी टीम आपके साथ है हमेशा, जहाँ से आप अपने सारे कंसर्न्स रख सकते हैं। उन सभी को एड्रेस भी किया जाता है टाइम टू टाइम, और किया जाता भी रहेगा आगे पूरे फोकस के साथ। तो वहाँ पर आप क्या है कि कॉन्फिडेंटली अपनी चॉइस से डेविएट ना हो, क्योंकि वहाँ अगर आपका कॉन्फिडेंस कम पड़ गया तो मीडियम कुछ भी हो, बात खत्म हो जाती है ना। अगर कॉन्फिडेंस खुद ही में नहीं है तो आप आंसर लिख रहे हैं चाहे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो चीज़ कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं रह पाती। तो इसलिए अपनी चॉइस के लिए रहें और उसी तरह से कंटिन्यू करते रहें, रादर देन मेकिंग स्ट्रॉन्ग स्विचेस इन द मिडल ऑफ द प्रिपरेशन ना। हमने हमारे वीडियो में, इस सेशन में, आपके जो प्रॉब्लम्स जो हमने सुने थे, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आया था, हमने उसको रिजॉल्व किया। फिर भी आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप इस वीडियो में कमेंट में अपनी बात कह देना, हमारी टीम उसका आंसर जरूर करेगी। लेकिन अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी टीम पे भरोसा रखें, टीचर्स पे भरोसा रखें, अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखें, और फाइनली सिलेक्शन आपका जरूर होगा। स्विच होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।